साथियों, यहाँ जो सब्जेक्ट लगाया गया है आजादी के 76 साल बाद भी विमुक्त जनजातियों को राष्ट्रीय स्तर पर आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज एवं राइट देने से वंचित रखना ये शासित जातियों का सुनियोजित षड्यंत्र है। ये तो गंभीर 1871 को क्रिमिनल राइट्स एक्ट बनाया गया और ये एक्ट बनाने के पहले हम लोग मार्शल लोग थे, कल भी मार्शल लोग थे, आज भी है और भविष्य में भी रहेंगे। ब्राह्मण लोग महाजन थे, टैक्स कलेक्ट करने का काम ब्राह्मण करते थे और वो अंग्रेजों के प्रशासन में थे। तो ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को बताया कुछ कम्युनिटी ऐसी है कि आपके कानून का भी पालन नहीं करती है और टैक्स ये भी नहीं करती है। तो अंग्रेजों ने कहा कौन सी कम्युनिटी है? तो उन्होंने 197 जातियों की लिस्ट बनाई और अंग्रेजों को सौंप दी। ये केवल अंग्रेजों के कानून की पालन नहीं करते थे, बल्कि उसके पहले भी ब्राह्मणों के कानून को पालते नहीं, उसका भी पालन नहीं करते थे। आज भी हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, वो ब्राह्मणों के विरोध में है। तो 1871 को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया गया। अगर हम क्रिमिनल ट्राइब्स में हैं तो फिर वर्तमान में विमुक्त जाति में कैसे आए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा मुद्दा उठाया। अगर क्रिमिनल ट्राइब लोगों को उस कानून के अंदर ही रखोगे तो इस देश को आजाद कैसे माना जाए? इस देश को हम आजाद नहीं मानेंगे। जब हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था तब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारा रिप्रेजेंटेटिव किया। जब साइमन कमीशन आया भारत में, साइमन कमीशन ने बाबा साहब को पिन पॉइंट सवाल पूछे। डॉक्टर अम्बेडकर, आप अछूतों के लोक संख्या का फिगर इकट्ठा कर रहे हो, क्या ऐसा फिगर आदिवासी और क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों का करोगे? बाबा साहब ने कहा यस, इट इज पॉसिबिलिटी। बाबा साहब को दूसरा सवाल पूछे, डॉक्टर अंबेडकर, आप अछूत कम्युनिटी को, अनटचेबल कम्युनिटी को वोटिंग का राइट मांग रहे हो, क्या ऐसा वोटिंग का राइट आदिवासी और क्रिमिनल ट्राइब्स के लोगों को देना चाहिए? तो बाबा साहब ने कहा हाँ, उनको राइट देना चाहिए। जब मैं साइमन कमीशन का ड्राफ्ट पढ़ रहा था तो मेरे मन में सवाल निर्माण हुआ, अंग्रेजों ने यह सवाल गांधी को पूछना चाहिए था, नेहरू को पूछना चाहिए था, कांग्रेस को पूछना चाहिए था, बाबा साहब अम्बेडकर को ही क्यों पूछ रहे थे? क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि दबे कुचले लोगों का नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही कर सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस तो साइमन गोबैक का नारा लगा रही थी। घुमंतु जनजातियों का सबसे बड़ा सत्यानाश किसी ने किया होगा तो कांग्रेस ने किया। 1952 का सेटलमेंट की जो तार थी उसमें भी क्या था? सेटलमेंट के तारों के 3 कंपाउंड बने। सबसे डेंजर क्रिमिनल ट्राइब, लाल कानून बनकर सेटलमेंट, उससे कम डेंजर येलो बेटा
ये बात हमारे दिमाग में ही नहीं आई। इन लोगों को तो यहाँ से मुक्त किया जा रहा है, लेकिन ये लोग जाएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, इनकी उपजीविका क्या साधन रहेगा? इनकी अवस्था कितनी हुई पतन जैसी हो गई। साथियों, अंग्रेज लोगों ने हमारी व्यवस्था करने के लिए बैंक खोले, हॉस्पिटल खोले थे, स्पोर्ट क्लब खोले थे, अंग्रेजी स्कूल खोले थे। 1952 के बाद में सारा का सारा गायब हो गया। कांग्रेस ने बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में किया। रेंट के कमीशन लागू करते हैं ऐसा बोला, लेकिन रेंट के कमीशन लागू नहीं किया। रेंट के ने भी गलती की। जो रिपोर्ट बनाया उस रिपोर्ट में परमानेंट लैंड की डिमांड रेंट के लिए है, लीज पर। अभी सीए कानून आया है, लागू करना बाकी है। उसमें क्या है? आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सफिशिएंट नहीं है। 1950 से पहले का डॉक्यूमेंट लैंड का चाहिए, तभी आप नागरिक हो सकते। क्या भूमि गुजरी जाती के पास में 1950 का कोई लैंड का डॉक्यूमेंट है? अगर हमारे पास में लैंड होती तो हमारा भूमि का नहीं होता। भयानक परिस्थिति है, लैंड नहीं है इसलिए नॉमिनेट है, लैंड नहीं है इसलिए एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। आज भी आजादी की 76 साल बाद भी हमारी एक ही डिमांड चल रही है। छोटे छोटे डिमांड है, बड़ी डिमांड नहीं है। क्या डिमांड है? मुस्लिम जाति की हमें आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए। दफनाने के लिए मृत व्यक्ति जब मरता है उसको दफनाने के लिए या जलाने के लिए 3.5 हाथ की जमीन चाहिए। शेड्यूल ट्राइब से बदतर अवस्था घुमंतु जनजाति होती है, शेड्यूल कास्ट से बदतर अवस्था घुमंतु जनजाति होती है। लेकिन आज हमारा समाधान नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिस मानसिकता से समस्या को विकसित किया गया है, वही मानसिकता वो समस्या का समाधान नहीं कर पाए। देखिए, खप्पड़ साहब ने कहा था, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ लीडरशिप। देखिए, खप्पड़ साहब ने कहा ब्राह्मणवादी व्यवस्था खत्म करने को हमें संगठन का ज्ञान निर्माण करना हो। साथियों, मुझे आज गर्व महसूस होता है हमारे नेतृत्व के ऊपर। मेश्राम साहब के नेतृत्व में आज केवल संगठन का जाल नहीं बल्कि बहुत सारे संगठनों का जाल निर्माण हो चुका है। और केवल संगठनों का ही जाल नहीं बल्कि उनके अंदर नौ सामाजिक नेतृत्व का भी जाल निर्माण किया है, काम कर रहा है। आरएसएस के 7 दिन के केडर कैंप में वहां मेश्राम साहब और वामचंद को रोका कैसे जाए, इस पर चर्चा हुई। जिनके नाम के पीछे बाबा साहब का सरनेम है, उनको रोकने की बात नहीं हुई। पंडित जी को रोकने की बात नहीं हुई। वहां मेश्राम और वामचंद को रोका कैसे जाए, इस पर चर्चा हुई। क्यों रोकना चाहते हो वहां मेश्राम साहब? वहां मेश्राम साहब संगठन नहीं चला रहे हैं बल्कि संगठन शक्ति के साथ आंदोलन चला रहे हैं। आंदोलन से परिवर्तन आता है, आंदोलन से बदलाव आता है। साथियों, आंदोलन जब जब खड़ा हुआ है देश में, तब तब सत्ता में परिवर्तन आया। वीपी सिंह ने आंदोलन चलाया, राजा ने फकीर हूं, देश की तकदीर हूं, इस नारे के साथ में आगे प्रधानमंत्री बने। बोफोर्स घोटाले के विरोध में आंदोलन चलाया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया, इंदिरा गांधी की सरकार को कोलैप्स की। केजरीवाल ने एंटी करप्शन का आंदोलन चलाया, गोटेट में सरकार बनाई। प्रफुल्ल कुमार ने आसाम में आंदोलन चलाया, सरकार बनाया। आंदोलन
साथियों, भूतकाल में जिन लोगों ने भारत बंद का आंदोलन चलाया वही लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहे हैं और वर्तमान में हम भी विश्राम साहब के नेतृत्व में भारत बंद का आंदोलन चला रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुजनों की सेंट्रलाइज सरकार बनाने हो सकत है, क्योंकि हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट जो है वो बहुजन सोसाइटी के अंदर, हमारी जो आइडियोलॉजी है बहुजन सोसाइटी के अंदर आज बहुमत में काम कर रही है। ये जो सोसाइटी का बहुमत है, अगर पार्लियामेंट में बदला जा सकता है बहुमत में, विधानसभा के अंदर बदला जा सकता है बहुमत में, वो शगत है। घुमंतु जनजाति के लोगों को वामन विश्राम साहब मांगने के लिए तैयार नहीं कर रहे, देने के लिए तैयार कर रहे। हमारी सरकार बनती है तो हम मांगेंगे नहीं, हम देंगे। इतने दिन से, इतने सालों से हम मांग रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी नहीं दे रही। जब हमें मौका आएगा सरकार चलाने का, वो मांगने के लिए लाइन में लगेंगे, तब 3.5% दे। इसलिए साथियों, हम जितने भी घुमंतु जनजाति के लोग हैं यहाँ पर, वो साधारण कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर घुमंतु जनजाति का कोई संगठन नहीं था, ना उनके अंदर नेतृत्व नहीं था। आज हमारे संगठन के बगैर किसी के भी पास में संगठन नहीं। आज हमारा संगठन जो है राष्ट्रीय घुमंतु जनजाति मोर्चा, कुछ राज्यों में हमारे प्रतिनिधि बनाने की कोशिश शुरू है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसा कि तेलंगाना में शेड्यूल ट्राइब है, कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट, मेरी मां कर्नाटक की शेड्यूल कास्ट, मेरा बाप बीजेपी, महाराष्ट्र में विमुक्त जाति, दोनों के बीच में झगड़ा होता है। तो मेरी मां फोन करती है, तेरे बाप को समझा, झगड़ा कर रहा है। तो मैं मेरे बाप को बोलता हूँ, झगड़ा करो, वो आर्टिफिशियल दर्द करें। वो क्या बोलती है, नॉन वेजिटेरियन से अंदर चले जाओ। सेंट्रल में ओबीसी है, इनकी कोई अलग पहचान नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, राइट नहीं है। तो साथियों, जैसे हमें मौका मिलेगा, रिकॉग्नाइज भी होगा, राइट भी मिलेगी। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर अनिल कुमार साहब। अगली